एक गांव था जहां जीवन की धुन मिट्टी की खुशबू में बसी हुई थी। वहां के खेतों की हरियाली ही गांव की पहचान थी। इसी गांव में धर्मपाल नाम का एक सीधा साधा किसान रहता था। उसका जीवन उसके खेतों में उगने वाली फसल के साथ जुड़ा हुआ था। धर्मपाल के लिए उसकी जमीन सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं थी, बल्कि उसका स्वाभिमान, उसका गौरव थी। धर्मपाल का परिवार छोटा था, जिसमें उसकी पत्नी कमला और उनका बेटा नंदन शामिल थे। कमला अपने पति की सच्ची साथी थी, जो उसके हर सुख और दुख में उसके साथ रहती थी। धर्मपाल का जीवन एक अटूट चक्र की तरह था, जो प्रकृति के नियमों पर चलता था। वह अपने खेतों को किसी बच्चे की तरह पालता था। सबसे पहले वह अपने हल से जमीन को नरम बनाता। उस समय उसके हाथ मिट्टी को ऐसे छूते मानो वह अपनी माँ से बात कर रहा हो। धर्मपाल ने खेतों में बीज बोए। बीज बोना उसके लिए एक अनुष्ठान था। वह अपने माथे पर मिट्टी लगाता और हाथ जोड़ ढककर धरती से प्रार्थना करता। इसके बाद शुरू होती थी प्रतीक्षा और देखभाल। जब मानसून की पहली बारिश आती तो पूरा परिवार खेतों में नाच उठता। नंदन पानी में छप छप करता और कमला खिलखिलाकर हंसती। धर्मपाल दिन रात एक कर देता। वह सुबह जल्दी उठकर खेत में पहुंचता और पौधों को पानी देता। वह पौधों को छूकर महसूस करता, उनसे बातें करता, मानो वे उसके बच्चे हों। वह जानता था कि एक अच्छा किसान कभी भी अपनी फसल को अकेला नहीं छोड़ता। वह पौधों में लगने वाले कीड़ों और खरपतवारों से उन्हें बचाता। धीरे धीरे बीज छोटे छोटे पौधों में बदल जाते, फिर उनमें बालियां आने लगती और एक दिन पूरा खेत सोने की तरह चमकने लगता। यही धर्मपाल का सबसे बड़ा सुख था। उसी राज्य के राजा वीरेंद्र सिंह अपने न्याय और अपनी प्रजा के प्रति प्रेम के लिए जाने जाते थे, पर उनका मंत्री शूरसेन लालची और कपटी था। वह अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता था। एक दिन राजा ने आगामी विजय पर्व के लिए एक भव्य भोज का आयोजन करने का निर्णय लिया। मंत्री शूरसेन, हमारे राज्य की समृद्धि को दर्शाने के लिए हमें सबसे उत्तम अनाज की आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कि भोज में वही अनाज परोसा जाए जो हमारी धरती के गौरव को दर्शाए। कम से कम 10 बोरी उत्कृष्ट अनाज की व्यवस्था की जाए। जी महाराज, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मैं अब भी इसकी व्यवस्था करता हूँ। हमारे राज्य में धर्मपाल नाम का एक किसान है, जिसकी फसल पूरे इलाके में सबसे लाजवाब है। मंत्री ने राजा की आज्ञा को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने का मन बना लिया था। उसने एक सैनिक जसपाल को अपने साथ लिया और गांव की ओर चला। रास्ते में उसने अपने इरादे जाहिर किए। जी मंत्री जी, आपकी चतुराई का जवाब नहीं। वे धर्मपाल के खेत पर पहुंचे। धर्मपाल ने उन्हें देखा और हाथ जोड़कर सामने आया। धर्मपाल की आंखों में खुशी झलक उठी। उसने सोचा कि यह तो उसका सौभाग्य है। जी मंत्री जी, प्रणाम। क्या आज्ञा है? ओ धर्मपाल, राजा का आदेश आया है। सुन, तेरी मेहनत से जो फसल हुई है उसे राजा खरीदना चाहते हैं। राजा तुझे मंडी में मिलने वाले दाम से 2 गुना दाम देने को तैयार हैं, लेकिन तुझे अपनी सारी फसल हमें ही बेचनी होगी। ओह, यह तो मेरा सौभाग्य है मंत्री जी कि मेरे अन्नदाता मेरे अन्न को स्वीकार कर रहे हैं। मैं तुरंत तैयार हूं। मंत्री मुस्कुराए और चले गए। धर्मपाल ने अपनी पत्नी कमला को यह खुशखबरी सुनाई। वे तीनों मिलकर एक एक दाना चुन चुनकर बोरियों में भरने लगे। उन्होंने 10 की जगह 12 बोरियां तैयार कर ली। स्वामी, मुझे लगता है आप धरती माँ से बात करते हैं। यह धरती आपको इतना कुछ देती है मानो आप उसके बेटे हों। यह मेरी सिर्फ जमीन नहीं कमला, यह मेरा भाग्य है, यह मेरी आशा है। हे धरती माँ, मेरी फसल को हर बुरी नजर से बचाना और इसे अच्छी तरह से उगाना। हाँ, सच कहते हो स्वामी, राजा ने हमारी फसल को चुना। स्वामी, मुझे लगता है यह अनाज इतना पवित्र है कि कोई इसे हाथ भी नहीं लगा पाएगा। कमला, अब हमारे पास इतने पैसे होंगे कि हम अपने बेटे नंदन को शहर भेजकर अच्छी शिक्षा दिला सकेंगे और एक नई गाय भी खरीद सकेंगे। कमला, तुम सही कहती हो। ये सिर्फ अनाज नहीं, हमारा स्वाभिमान है। लेकिन उसी रात 2 चोर भोंदू और लंबू गांव में घुस आए। वे मंत्री शूरसेन के भेजे हुए आदमी थे। अरे ओह, जल्दी कर, मालिक का हुक्म है। हमें सुबह होने से पहले यह काम निपटाना है।
उन्होंने गोदाम का दरवाजा खोला। ध्यान से, कोई आवाज नहीं होनी चाहिए। अगर धर्मपाल जग गया तो शामत आ जाएगी। और चुपचाप सारी बोरियां चुरा ली। अगली सुबह जब धर्मपाल गोदाम पहुंचा तो वह खाली था। उसने अपने सर को पकड़ लिया। उसी समय मंत्री शूरसेन वहां आए। क्षमा करें मंत्री जी, वो बोरियां तो चोरी हो गई। क्या तुझे राजा की अमानत की रखवाली करनी चाहिए थी? तुझे पता है राजा का गुस्सा कितना भयानक है। चल मेरे साथ, राजा से मिलना पड़ेगा। धर्मपाल महल गया। राजा वीरेंद्र सिंह को सब पता चला। धर्मपाल, तेरी एक लापरवाही ने मेरे जश्न का इंतजाम बिगाड़ दिया। इस बार माफ करता हूं, पर यह याद रखना, तुमने अपनी जुबान का अपमान किया है। चोरी हो जाने के कारण धर्मपाल के पास पैसे नहीं थे। उसकी पूरी फसल, उसकी मेहनत, सब कुछ एक झटके में चला गया था। उसके परिवार को भूखा रहना पड़ रहा था। धर्मपाल ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने खेत में कुछ सब्जियां बोई और उन्हें बेचकर गुजारा करना शुरू किया। उसकी सब्जियों की क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। धर्मपाल भाई, तुम्हारी सब्जियां इतनी ताजी हैं कि मानो अब भी खेत से तोड़ी हों। धर्मपाल का नया काम भी खूब चल रहा था। एक दिन मंत्री शूरसेन उसे बाजार में सब्जियां बेचते हुए देखकर मुस्कुराया। उसी रात वहीं चोर फिर आए और सब्जियां भी चुरा कर ले गए। इस बार धर्मपाल ने ठान लिया। एक नई सुबह एक नई उम्मीद लेकर आई। धर्मपाल सीधे राजा के दरबार में पहुंचा। महाराज, मुझे एक और मौका दीजिए। इस बार मैं चोरों को पकड़ूंगा और आपका अनाज आपको लौटाऊंगा। राजा ने धर्मपाल के चेहरे पर एक नया आत्मविश्वास देखा। उन्होंने उसे एक आखिरी मौका दिया। इस बार जब उसकी फसल तैयार हुई तो धर्मपाल ने अपनी पत्नी कमला से कहा, कमला, इस बार हमारी मेहनत नहीं, हमारी अक्ल काम करेगी। मैं इन चोरों को ऐसी सजा दूंगा कि वे कभी नहीं भूलेंगे। धर्मपाल ने अपनी फसल की बोरियों को एक अलग कमरे में रखा और दरवाजे के ठीक पीछे नमक की कुछ बोरियां रख दी। आधी रात को वहीं चोर आए। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, नमक की बोरियां उन पर गिर गईं। नमक उनकी आंखों में चला गया। धर्मपाल टॉर्च लेकर बाहर आया। क्यों? अब मजा आया चोरी करने में? माफ करो सेठ जी, हमें तो चोरी करने के लिए भेजा गया था। हाँ मालिक। पानी, कोई पानी दो। मालिक, हमें तो मंत्री शूरसेन ने भेजा था। हम अपनी मर्जी से चोरी नहीं करते। उसी ने कहा था कि पहले अनाज और फिर सब्जियां चुरा लें। उसी ने हमें पैसे दिए थे। धर्मपाल हैरान रह गया। उसने चोरों को धमकी दी कि अगर वे अगली बार पकड़े गए तो वह उन्हें सैनिकों के हवाले कर देगा। उसने उन्हें जाने दिया। अगले दिन धर्मपाल ने राजा को सारी बातें बताई। उन चोरों ने भी राजा के सामने मंत्री शूरसेन के खिलाफ गवाही दी। महाराज, ये सब झूठ है। ये किसान मुझे फंसाना चाहता है। चुप रहो, तुम्हारे पापों का गड्ढा भर चुका है। राजा ने उसी समय मंत्री शूरसेन को कारागार में डलवा दिया। धर्मपाल ने राजा से फसल के पैसे लिए। आखिरकार मेरा अनाज आपके महल में पहुंच ही गया। राजा वीरेंद्र सिंह ने मुस्कुराकर धर्मपाल की बुद्धिमानी की तारीफ की। इस तरह धर्मपाल की मेहनत और सूझबूझ से उसकी जीत हुई।